हेलो विद्यार्थियों। इससे पहले वीडियो में हम प्रकाश के प्रकीर्णन और वर्णविक्षेपण के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम प्रकीर्णन से संबंधित कुछ प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ प्रकाशिकी यंत्रों का अध्ययन भी प्रारंभ करेंगे। इसमें आज सर्वप्रथम हम मानव नेत्र का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मानव नेत्र भी एक प्रकाशिकी यंत्र की भांति व्यवहार करता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रकीर्णन से संबंधित कुछ प्राकृतिक घटनाएं ले रहे हैं, जैसे कि आकाश का नीला दिखाई देना। आप सभी ने देखा होगा कि दिन के समय आकाश नीला दिखाई देता है। यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लघु तरंगदैर्ध्यों में नीले रंग का अनुपात सर्वाधिक होता है। अतः वायुमंडल के कणों के द्वारा प्रबलता से इसका प्रकीर्णन होता है, और यही प्रकीर्णित प्रकाश जब हमारे नेत्रों पर पहुंचता है तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल उपस्थित न हो तो हमें आकाश नीले के स्थान पर काला दिखाई देगा, जैसा कि रात्रि के समय दिखाई देता है, या आप वायुमंडल से बाहर चले जाए अंतरिक्ष में, ठीक है, तब भी हमें आकाश काला दिखाई देता है। दूसरी घटना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज के समीप होता है और उससे आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में लंबी दूरी तय करती हैं, ठीक है, जिस कारण बाकी सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। लाल रंग, क्योंकि इसका विचलन काफी कम होता है, तो यही रंग हमारे नेत्रों तक पहुंच पाता है और इस कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। अगली घटना, लाल संकेत। हमने देखा है कि खतरे के निशान को दर्शाने के लिए लाल संकेतों का उपयोग किया जाता है। ये ठीक इसी तरह से जैसे अभी हमने सूर्य का उदाहरण लिया, इसका ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे संकेत प्रकीर्णन से यथेष्ट हानि के बिना लंबी दूरी तय कर सकते हैं, यानी कि हमें लंबी दूरी से ही स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि लाल रंग का विचलन काफी कम होता है। श्वेत बादल, हमें बादल श्वेत रंग के दिखाई देते हैं, या ऐसी घटना हम ले सकते हैं कि बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां होती हैं, पहाड़ की चोटियां, वो सफेद दिखाई देती हैं। इसका कारण ये होता है कि चाहे बर्फ हो चाहे आपके बादल हो, ये जल की बड़ी बड़ी बूंदों से बने होते हैं, जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के आकार से काफी अधिक होता है। इस कारण ये प्रकाश की लगभग सभी तरंगदैर्ध्यों को एक समान रूप से प्रकीर्णित करते हैं। इस कारण ये हमें श्वेत दिखाई देते हैं। इसके बाद इंद्रधनुष का बनना, ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण घटना है और कई बार ये पूछी भी गई है एग्जाम में, ठीक है। तो वायुमंडल में अगर जल की बूंदें उपस्थित हैं और सूर्य का प्रकाश उन जल की बूंदों की उपस्थिति में देखा जाए, तो हमें ये 7 रंगों वाली सकेंद्रीय चापों के रूप में एक आकृति दिखाई देती है, ठीक है, आकाश में स्पष्ट होती है, जिसका केंद्र या सर्वनिष्ठ केंद्र सूर्य और प्रेक्षक के नेत्रों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। इस आकृति को ही हम बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। इनको हम इस चित्र की सहायता से समझेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? जब आपतित प्रकाश की किरणें जल की बूंदों पर तिर्यक आपतित होती है या तिरछी आपतित होती है, तो इन बूंदों का एक वर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इस प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है, और इसमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो लाल रंग से बैंगनी रंग की ओर होता है। जैसे आप यहाँ पे चित्र में समझ सकते हैं, ये तिर्यक आपतित प्रकाश है जो इन जल की बूंदों पर तिरछा आपतित हो रहा है। अब यहाँ पे इनका अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, साथ ही साथ वर्ण विक्षेपण होगा। तो प्रक्रिया ये होती है कि जब ये प्रकाश किरणें इस बूंद से निर्गत होंगी तो प्रक्रिया ये आएगी कि जो लाल रंग है वो ऊपर की ओर प्राप्त होगा और बैंगनी रंग नीचे की ओर, किसी प्रेक्षक को जो पृथ्वी तल पर इसको देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लाल रंग क्षैतिज के साथ 42 डिग्री का कोण बनाते हुए और बैंगनी रंग 40 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रेक्षक की आंख पर आपतित होता है या क्षैतिज पर आपतित होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें द्वितीयक इंद्रधनुष की। द्वितीयक इंद्रधनुष में जल की बूंदों पर प्रकाश किरण सीधे आपतित होती है इस तरह से, और यहाँ पर प्रकाश का 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। जब कोई प्रेक्षक इसे देखता है तो उसे इस प्रकार प्राप्त होता है कि ये स्पेक्ट्रम आपका बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर होता है, ठीक है।
और बैंगनी रंग प्रेक्षक की आंख पर 53 डिग्री का कोण बनाते हुए और लाल रंग 50 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के इंद्रधनुष बनते हैं, एक प्राथमिक और द्वितीयक। मुख्य तथ्य यही है कि इंद्रधनुष बनने के लिए वायुमंडल में जल की बूंदों का होना उपस्थित है और सूर्य का होना भी उपस्थित है। सूर्य का प्रकाश जल की बूंदों से होता हुआ प्रेक्षक की नेत्रों पर पहुंचे तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। जैसे आप देख सकते हैं कि आकाश के एक भाग में वर्षा हो रही हो और दूसरे भाग में सूर्य चमक रहा हो तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। ऐसा आप झरनों के पास भी देख सकते हैं कि ऊंचे जल प्रपात से पानी गिर रहा हो, ठीक है, तो वायुमंडल में जल की बूंदें उपस्थित होती हैं और सूर्य चमक रहा हो तो आपको वहां पर इंद्रधनुष दिखाई देगा। दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कौन सा होगा? जिसका स्पेक्ट्रम लाल रंग से बैंगनी रंग की ओर होगा। और द्वितीयक कौन सा होगा? जिसका स्पेक्ट्रम बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाशिक यंत्रों की। प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं? वे युक्तियां जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियमों पर आधारित होती है प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कैमरे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। इनका उपयोग क्या होता है? इनका उपयोग हम आवर्धन में वृद्धि कर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मानव नेत्र की। मानव नेत्र भी एक प्रकाशिक यंत्र की भांति कार्य करता है जिसकी एक अपनी समंजन क्षमता होती है। तो सबसे पहले हम मानव नेत्र की एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इस सामान्य से डायग्राम के द्वारा मैं आपको दर्शाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मानव नेत्र गोलाकार आकृति का होता है। ठीक है, किंतु जो ये प्रारंभिक भाग है, आगे का भाग, ये तीव्र वक्राकार होता है। इसमें आपका श्वेत पटल होता है, श्वेत पटल पर आपका कॉर्निया होता है। ठीक है, वक्राकार होता है जो एक पारदर्शक परत, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया, से ढका हुआ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉर्निया है, इससे ये ढका हुआ है। ये इस चीज को निर्धारित करता है कि स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की कितनी तीव्रता नेत्र के अंदर भेजनी है। ठीक है, उसको यह निर्धारण करता है। इसके बाद क्या होता है? कॉर्निया के बाद एक दर्भ भरा होता है जिसको हम एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लेंस होता है, प्राकृतिक लेंस, जो उत्तल लेंस होता है। साथ ही साथ ये मध्य से कठोर होता है और किनारों से लचीला होता है। उसके बाद भी एक दर्भ भरा होता है यहाँ पर। ठीक है, जिसको वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, मूलतः जो नेत्र है हमारा गोलाकार होता है। इसके पिछले भाग में ये पृष्ठ रेटिना कहलाता है या दृष्टि पटल कहलाता है। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण इस लेंस से अपवर्तित होकर इसी रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु हमें स्पष्ट होती है। यहाँ पर एक अंधबिंदु भी होता है। ठीक है, और ये लेंस पक्षमाभी पेशियों से जुड़े हुए होते हैं। मूल रूप से इनको हम सेलरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो मांसपेशियां होती हैं इनकी सहायता से लेंस अपने वक्र पृष्ठ को बदलकर अपनी वक्रता त्रिज्या को बदल सकता है, जिसके अनुसार व्यक्ति वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, चाहे वो निकट स्थित हो या दूरस्थ स्थित हो। ठीक है, मानव नेत्र की यही क्षमता उसकी समंजन क्षमता कहलाती है कि मानव निकट स्थित वस्तुएं भी स्पष्ट देख पाता है और दूरस्थ स्थित वस्तुएं भी स्पष्ट देख पाता है। ठीक है, मानव नेत्र का जो दृष्टिप्रास होता है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है, यानी कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, जिसको हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं, और दूरस्थ बिंदु आपका इन्फिनिटी होता है। तो ये एक सामान्य जानकारी है मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दृष्टि दोष की। आयु वृद्धि, कम या अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में लंबे समय तक कार्य करने, किसी दुर्घटना या अन्य कारणों के कारण मानव नेत्र की समंजन क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, अर्थात मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूरस्थ बिंदु ये परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, जिनके कुछ उदाहरण आपके ये हैं। दृष्टि दोष का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट देख पाता है, किंतु उसको दूरस्थ स्थित वस्तुएं स्पष्ट नहीं होती। इसका कारण ये होता है कि दूरस्थ स्थित वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरण मानव नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, यानी कि इन वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस कारण ये वस्तुएं स्पष्ट नहीं होती। इस दृष्टि दोष को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और इसका निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है।
इसके बाद अध्ययन करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूरस्थ स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट देख पाता है, किंतु निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता। कारण ये होता है कि निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब मानव नेत्र के दृष्टि पटल के पीछे किसी बिंदु पर बनता है। ठीक है, इस दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अबिंदुकता दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस की वक्रता भिन्न भिन्न तलों के लिए भिन्न भिन्न होती है। ऐसा व्यक्ति सभी दिशाओं में एक समान नहीं देख पाता। यदि वो क्षैतिज तल में एक समान देख पा रहा है तो ऊर्ध्वाधर तल में एक समान नहीं देख पाएगा, और यदि वो ऊर्ध्वाधर तल में एक समान देख पा रहा है तो वो क्षैतिज तल में एक समान नहीं देख पाएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं। इसका परीक्षण करने के लिए हम कुछ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं लेते हैं जो समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो इसमें व्यक्ति को या तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी, बाकी इनके लंबवत रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। इस दृष्टि दोष का निवारण बेलनाकार लेंस या कह लीजिए गोलीय लेंस के द्वारा किया जाता है। यह दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष के साथ भी हो सकता है। इसके बाद अगला दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष। ये आयु वृद्धि के कारण होता है। जैसे जैसे आयु वृद्धि होती है तो मानव नेत्र लेंस का लचीलापन और पक्षमावी पेशियों की कार्यकुशलता घट जाती है, जिस कारण मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु परिवर्तित हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक कि 60 वर्ष की आयु तक व्यक्ति के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से हटकर 200 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। ठीक है, अर्थात व्यक्ति को निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका निवारण ठीक जैसे हम दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग या अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, उसकी सहायता से करते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।